सर ये वोट चोरी का मामला जो है, वो आपने देखा, आप ज़मीन पर घूमे कुछ कुछ इलाकों में, तो किस तरह का ये बड़ा एक मुद्दा बना है, जनता तक इसकी बात हो रही है या केवल हम लोग सोशल मीडिया पे इसको देख रहे हैं? देखिए, ज़्यादा तो ये सोशल मीडिया पर ही है, लेकिन वहाँ सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया पर ये मुद्दा है और सोशल मीडिया वहाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहाँ बहुत बड़ी आबादी बिल्कुल अशिक्षा और अल्प शिक्षा और अर्ध शिक्षा वगैरह की मारी हुई भी। बहुत कठिनाई, उसके पास समय ही नहीं है एक्चुअली। वो ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयों में अपने को ज़िंदा रख रही है। तो उनको ये सब चीज़ें, जैसे एक जगह हम लोग ये जगह थी मुज़फ़्फ़रपुर से पहले, कोई सब्जी मंडी जैसी थी। तो हम लोग उतर गए वहाँ, बात-वात की कुछ लोगों से जो लोग सब्जी-वब्जी बेचने आए थे। आप अचरज करेंगे, और अचरज क्यों करेंगे, आप जानते ही हैं। जब फसल आ जाती है तो किसान के सब्जी-वब्जी का भाव, कोई सब्जी वो बेच रहे थे, वही कह रहे थे कि 40 पैसे में जा रही है। 40 पैसे किलो! बाप रे! वो तो वहाँ वो तो बड़ा गट्ठर बेचते हैं ना, तो वो पूरा बता रहे थे कि क्या बताएँ, बहुत सब लोगों ने यही लगा लिया है, और इस वजह से वो जो है उसके रेट इतने गिर गए हैं। तो उस अपनी कठिनाई को फिर वो पूरा बता रहे थे वृतांत। तो उनके वृतांत में कहीं भी न सोशल मीडिया था, न मीडिया था, न सूचना का कोई स्रोत था। उनकी पूरी दिनचर्या जो उन्होंने हमें समझाई, उसके हिसाब से वो सुबह 3 बजे, 4 बजे ही वो अपना फसल-वसल तोड़ते हैं, फिर उसको लादते-वादते हैं, फिर मंडी आते हैं, यहाँ से लौट के वो थोड़ा विश्राम करते हैं, भोजन करते हैं, फिर 4 बजे पहुँच जाते हैं अपने खेतों में, उसका सबका पानी-वानी का और जो अन्य पशु-वशुओं का काम होता है, वो करते रहते हैं। मतलब पूरा मशीन है, और जब से वो पैदा हुए हैं, तब से उसी मशीन में जुटे हुए हैं, उनके पास समय नहीं है। एक हुँ, बहुत बड़ी आबादी तो इस तरह की है। उनकी बातें उनको करने की ज़रूरत है, जो उस समाज में जिनको ये मौका मिल गया है कि वो शिक्षा का प्रचार-प्रसार उन तक पहुँच गया है। तो लेकिन अब वो रोल करते हुए लोग कहाँ मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इलेक्शन क्या फिर जातिवाद पे ही होगा सर पूरा? धर्म, जाति, क्षेत्र, गुंडागर्दी, पैसा, इसी पे होगा। जितनी विकृतियाँ आप गिन सकते हैं, उन सब पर होगा। बेईमानी होगी, अफ़सरों को मिला के लूटे जाएँगे, वोट चोरी भी होगी, वो सब हो रहा है। वहाँ हमारी बात हुई दीपांकर भट्टाचार्य से, दिग्विजय सिंह से, अन्य कई लोगों से, वो सुधाकर सिंह से हुई। तो ये सब प्रमुख नेता हैं वहाँ। दिग्विजय सिंह तो खैर मध्य प्रदेश से गए थे, लेकिन गए थे उस रैली में। और वहाँ के जो स्थानीय बहुत सारे हैं, मीडियम साइज़ के और अन्य नेताओं से भी बातचीत हुई। तो बिल्कुल वहाँ करीब उस समय जब मेरी बात हो रही थी, आज से 5 दिन हो गए, 4-5 दिन, तो दीपांकर जी बता रहे थे कि करीब 15 लाख नई एप्लीकेशन आ चुकी हैं, नए वोटर्स की। उनको ये शक था कि करीब ये 30-35 लाख नए वोटर हम लोग हल्ला-गुल्ला करते रह जाएँगे और इतने ये जोड़ लेंगे। और उधर 65 लाख वाला विवाद चलता रहेगा, और बाद में एक दिन घोषित कर देंगे। कोर्ट्स जो है सुनवाई आगे बढ़ाते-बढ़ाते वहाँ पहुँच जाएँगे, कहेंगे अच्छा ठीक है, अब चुनाव करा लो, फिर आप हमारे पास आना। तो ये सब तिकड़म होती है बड़े स्तर पर। ये सब चीज़ें लोगों को पता भी है, लेकिन सुसंगठित तौर पर इस तरह के फ्रॉड का मुकाबला करने के लिए जो तंत्र चाहिए, वो तंत्र कांग्रेस या राजद का नहीं मिला। और लेफ्ट पार्टीज़ जो है जिनसे हमारी बात हुई, उनका क्षेत्र बहुत सीमित है। तो वो 15-20 सीटों पर, 25 सीटों पर, बहुत ज़्यादा 30 सीटों पर ये काम कर सकते हैं। लेकिन सीट तो 250 के आस-पास है, 242 या कितनी है। तो इतनी सीटों पर तो काम राजद को और कांग्रेस को ही करना होगा, या उनके जो तीसरे सहयोगी हैं वीआईपी। तो ये लोग उस तरह का काम करने के लिए उनके पास मशीन जो होनी चाहिए वो नहीं है। ये मशीन बीजेपी के पास है, और जदयू ने भी काफ़ी बड़ी मशीन पैदा की है। ये इस चुनाव का एक नतीजा जो है नीतीश कुमार की पुनर्स्थापना भी होगा। मुझे लगता है कि उनकी पार्टी पिछले से बेहतर प्रदर्शन करेगी, जो पिछले चुनाव में उनके पास था। उनकी पार्टी इम्प्रूव करेगी, और टिकटों के बँटवारे अभी तो जो पीछे से खबर आ रही है उसके हिसाब से वो 1 सीट ज़्यादा लेने वाले हैं बीजेपी से। तो अगर ऐसा भी कुछ हुआ तो वो भी देखेंगे। और इस बार कोई वो जो पासवान साहब वाली पार्टी थी, जिसने पिछली बार विद्रोह करके उनके खिलाफ बहुत प्रत्याशी खड़े कर दिए थे, और कई आंकड़े हैं जदयू वाले बताते हैं, जिसमें बताया जाता है कि कितनी 23 सीटों या 24 सीटों पर उनको नुकसान कर दिया था, जहाँ वो हार गए उसकी वजह से। तो वो समस्या भी उनके पास नहीं है। इस बार
प्रकट रूप से तो वो नुकसान करने के लिए नहीं उपलब्ध है। वो तो समझौते में सीट एडजस्टमेंट में जाएंगे, डिमांड्स हैं सबकी अपनी अपनी, लेकिन वो सीट एडजस्टमेंट हो जाएगा लास्ट तक, क्योंकि सब लोग एक ही नाव पे हैं इस समय। तो इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी को शायद पहले से ज्यादा सीटें मिले। ये तो बड़ी खबर दे दी सर आपने, बीजेपी के लिए तो सिरदर्द पैदा हो जाएगा इससे। अब जमीन से खबर यही है। अब बड़ी छोटी तो चुनाव नतीजे बताएंगे, कई बार हम लोगों के आकलन बहुत बार गलत होते हैं, और 4-5 दिन में हम क्या बिहार को समझेंगे। लेकिन फिर भी जो भी ज्ञान विज्ञान जो अपने पास है, जो सामर्थ्य है, उससे हमें ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा। आकलन से ज्यादा तो सर चुनाव गलत होते हैं। जी जी जी। हाँ, अब तो कोई आकलन का कोई मतलब नहीं रह गया, जब चुनाव प्रबंधन इस स्थिति में पहुंच गया है कि वो नतीजों में भारी उलटफेर कर सकता है, तो हमारे लोगों के या किसी के भी आकलन का अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी ये हम अपना काम कर रहे हैं और वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो सर ये बीजेपी का वोट या जेडीयू का वोट कम नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या उनकी कोई बहुत प्रोग्रेसिव नीतियां हैं, या केवल घोर जातिवाद इसका रीजन है, या प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है? दोनों चीजें हैं। जो लालू जी की पार्टी है, वो आप कह सकते हैं, वैसे वहां कर्पूरी ठाकुर भी चीफ मिनिस्टर हुए, अन्य भी हुए, लेकिन लालू जी के आने से वहां एक सामाजिक ढांचे में एक भारी उथल पुथल हुई। सारी सवर्ण जातियों को, और खासकर जो लीडिंग सवर्ण जाति भूमिहार है, वहां की राजनीति में भूमिहार और यादव में मेन लड़ाई होती है। ये लोग, मतलब इनके, आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े पैमाने पे इनमें सांगठनिक एकता नजर आती है। ये लोग लड़ते हैं राज्य की विधानसभा के लिए बहुत जोर से, लोकसभा वगैरह में भी इधर उधर होता है, लेकिन राज्य में तो ये साफ आमने सामने हो। तो ये जो सवर्ण जातियों के लोग थे, वो लालू के उदय के बाद, और लालू आए तो स्थायी हो गए, 15 साल चले, तो वो जो है उस समय प्रतिक्रिया उनमें बहुत जबरदस्त हुई। उन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेजना शुरू किया, शिक्षा वगैरह में, इस सब में, और उन्हें लगा कि अब बिहार निकल गया उनके हाथ से। और उसके बाद जो है सामाजिक ताने बाने में कसावट बढ़ी, क्योंकि असुरक्षा बढ़ी तो कसावट बढ़ती है। उसी समय नीतीश कुमार जी का एक उदय हुआ, उन्होंने अपने सामाजिक समूह को बेस बना के काम शुरू किया, फिर उनको चुनाव जीत गए। तो चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कुछ बुनियादी काम किए, जैसे स्त्रियों के मतों के लिए उन्होंने ढंग से काम किया है। बहुत योजनाएं हैं छोटी छोटी, जिससे स्त्रियां वहां प्रभावित हैं, कामकाजी स्त्रियां, और वो नीतीश कुमार जी को उसके लिए क्रेडिट देती है। वो जो शराबबंदी वाला मामला है, ये भी प्रभावशाली है। इसका प्रभाव स्त्रियों पर है और काफी हद तक है, ये अभी मिटा नहीं है, और इसका प्रभाव अदरवाइज भी है। हेल्थ सेक्टर वगैरह के कुछ लोगों ने बताया, जुडिशरी के एक अफसर हमारे जो साथ गए थे, उनके रिश्तेदार थे, उनके घर हम लोग गए थे, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे मुकदमों की श्रेणी में फर्क आ गया है इससे। शराब से संबंधित जो मुकदमे थे, उनके मुकदमों के कैरेक्टर में फर्क आया है। इसी तरह से ये स्वास्थ्य के मामले में भी फर्क आया है, क्योंकि ये सही है कि पैरेलल व्यवस्था हो गई है वहां, लेकिन उस पैरेलल व्यवस्था का गरीब आदमी उतना उपभोग नहीं कर सकता, क्योंकि वो बड़ी महंगी है। वो जो तस्करी से शराब वहां जा रही है, 200 रुपए की चीज 400-500 में है, तो वो उसकी वजह से उसका उपभोग अब वो हिस्सा नहीं कर सकता जो बहुत गरीब है, बहुत कठिनाई में है, बहुत मुश्किल से जिंदा है वहां। उसकी औकात से बाहर है वो सौदा। तो इसलिए उनमें थोड़ा परिवर्तन उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आया है, ऐसा हेल्थ से जुड़े हुए एक डॉक्टर ने ही बातचीत में बताया। तो ये सब चीजें वहां के सामाजिक ढांचे में जाति धर्म इन सब के प्रयोग के बावजूद इस तरह की भी कुछ चीजें हुई हैं, और नीतीश कुमार जी को यही सब चीजें जिंदा रखे हुए हैं। और इस सब समूहों में, और जो उनके सजातीय समूह हैं, और ईबीसी के लिए उन्होंने चूंकि बहुत से फैसले किए, उन्होंने ये कोशिश की प्रयत्न पूर्वक, और उसमें वो सफल रहे, कि उन्होंने यादव जाति को, बाकी जो ईबीसी वगैरह था उनमें, बीजेपी भी ये काम कर रही थी, लेकिन नीतीश के अस्तित्व ने उस काम को ज्यादा प्रगाढ़ किया, कि उन सब में यादव जो है उनके लिए ज्यादा बड़े विलेन बन गए। अच्छा, लालू जी की पार्टी जो है, इसका राजनीतिक जवाब नहीं कर पाई।
वो पता नहीं किस तरह से जो भी जैसे वो संचालित करते हो, वो पिछड़ों में अपनी एकता, वरना बिहार जैसे राज्य में कभी ऐसी स्थिति आ नहीं सकती थी कि ऐसी पार्टियां हार जाएं या बीजेपी से समझौता करना पड़े जो सवर्ण डोमिनेटेड है सीधे सीधे। वो लेती है, सब में से लेती है कुछ, लोगों को आगे भी रखती है, लेकिन उसका पूरा संचालन सवर्ण डोमिनेटेड है, इसमें कोई शक नहीं। उसका जन समर्थन भी उन्हीं में सबसे ज्यादा है। वैसे उन्होंने सांगठनिक तौर पर अपने को हर जगह पहुंचा लिया है बीजेपी ने। सांगठनिक तौर पर वहां की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, राजद नहीं, ये मैं कह सकता हूं। राजद का सामाजिक आधार बहुत मजबूत है, जिसमें है, और उसमें जो कम था वो कांग्रेस के जुड़ने से, क्योंकि अभी अल्पसंख्यकों में राहुल गांधी को लेके बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन है। एक्चुअली वो कठिनाई में है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, और तो वो जो है उनको लगता है कि राहुल गांधी ही वो है जो उनके लिए एक सहारा बन सकता है। तो वो जोश, इस पूरे कार्यक्रम में जो भीड़ थी और जो जोश था, और जिस जोश में वो गलती भी हुई जो जिसको प्रधानमंत्री जी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी समूह में बहुत था। जो राजद और कांग्रेस में दोनों मिक्स है। मूलतः राजद के साथ था, लेकिन राजद से टूट रहा था, क्योंकि लोकसभा में ऐसे बहुत सारे यादव हमें बोलते हुए मिले हैं जो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट देते हैं, वो सांप्रदायिक आधार पर वो है। तो लालू जी की पार्टी ने सामाजिक न्याय के लिए जो वैचारिक काम करना चाहिए, वो काम उन्होंने नहीं किया है उस तरह से, या उतने बड़े पैमाने पर, जिस पैमाने पर उनको यादवों को बदनाम करने का, अगर वो कहते हैं कि बदनाम करने का है, तो कुछ लोग कहते हैं ये सच्चाई है, जो भी हो, दोनों में से जो भी बात हो, लेकिन ये बात वहां पहुंचाने में ईवीसी के भीतर और अन्य सवर्णों में तो अपने आप है, अन्य लोगों में दलितों के भी कुछ सेक्शंस हैं जिनके भीतर, उसमें ये लोग कामयाब तुलनात्मक रूप में ज्यादा रहे, और सामाजिक न्याय के सवाल को केंद्रित करके राजनीतिक विचार के तौर पर लोगों में स्वीकार कराने का जो काम राजद के कंधे पर था, वो करते हुए वो मिले नहीं। और जब जब ऐसे फैसले नीतीश कुमार ने लिए जिनसे उनकी जड़ कमजोर हो रही थी, वो उसका मुकाबला वैचारिक स्तर पर करते हुए अनुपस्थित रहे, इसलिए उसकी कीमत वो चुका सकते हैं। जी। तो लेकिन सर अब तो फिर क्या